तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना बेटा। आज हम लेक्चर में इस वाले में डिस्कशन करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पहले ही परिपथ आर परिपथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद ही हम आर परिपथ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे कि वो भी इन वीडियो को देखकर अपनी अच्छे से तैयारी 12th क्लास प्लस फिजिक्स की कर सकें। सही है बच्चे, चलते बेटे। तो बेटे सब इसे आर परिपथ हमने क्या बताया था, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, LCR परिपथ, SCR परिपथ, LCR परिपथ, CR परिपथ, इन सारे बारे में बात की थी। उनमें से बेटा आर परिपथ सबसे पहले पढ़ेंगे और इस आर परिपथ को पढ़ने से पहले कुछ भाषाएं की परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है बेटा, हम परिभाषा ले लेते हैं। क्या परिभाषा लेते हैं बेटा, पहली ले लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध ठीक है। प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को, इसको उत्पन्न रुकावट जो कि मान लियो कोई परिपथ है और उसके परिपथ में मैंने धारा प्रवाहित की और धारा प्रवाहित करने पर तो उस परिपथ के अंदर बेटा अगर धारा के मार्ग में क्या हो गया, विरोध हो गया, मतलब बहने में कुछ दिक्कत होने लगी, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है उसका। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं, तो बोलेंगे इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो बेटा इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है बेटा, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटे, ओम होता है। सही है। वो भी चीज समझाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्रतिरोध है, कोई चालक है और उसमें इस तरीके से प्रतिरोध लगा हुआ है, ये जो साइन होता है वो प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट जो है, ये वाला चालक इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने पर उसमें के मार्ग में अगर रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो उसे प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का जो साइन होता है बेटा वो ये बोलता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इससे पहले प्रतिघात के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं प्रतिघात। किसके बारे में बेटे, प्रतिघात के बारे में। प्रतिघात बेटा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो प्रत्यावर्ती बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, कि किसी भी मतलब का, किसी चीज का मतलब है बेटे, यहाँ से कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में ले लो। क्या ले लो बेटा, ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में संधारित्र या प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडली द्वारा, ठीक है, उत्पन्न रुकावट को क्या बोलेंगे, प्रतिघात कहते हैं। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के मान में संधारित्र या प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडली द्वारा उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो लिखिए क्या बेटा, यहां से किसी
प्रत्यवर्ती किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के मार्ग में, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, ऐसे लिखो, में धारा के मान में, धारा के प्रवाह में, किसके द्वारा बेटा बोलेंगे? संधारित्र या प्रेरक कुंडली द्वारा उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिघात कहते हैं। रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। अब इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? पहले इसका डायग्राम समझाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं बेटा। मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। ये जो साइन है बेटा ना, ये संधारित्र का है, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत कौन सा है बेटा? ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, ये वाला प्रत्यावर्ती स्रोत है। अब इस प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो इस संधारित्र के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको ही प्रतिघात कहते हैं बेटा, ठीक है। या इसकी जगह पर कोई और आ जाए, मतलब प्रेरकत्व आ जाए, प्रेरक कुंडली आ जाए। प्रेरक कुंडली कुछ इस तरीके से बनाई जाती है बेटा, ध्यान रखेंगे आप, सही है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत, धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है बेटा ये, ठीक है। ये एल से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो या तो संधारित्र द्वारा या प्रेरक कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में जो पर रुकावट होती है उसे प्रतिघात कहते हैं। अब डिनोट किससे करते हैं बेटा? तो इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, सही है भाइयों, समझ की बात? हाँ, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में अगर रुकावट उत्पन्न होती है तो लिखेंगे एक्स सी, और यदि प्रेरकत्व के द्वारा, इस वाले प्रेरक कुंडली द्वारा अगर रुकावट उत्पन्न होती है तो उसे बोलेंगे एक्सएल। सही है, ये दोनों पॉइंट भी समझने वाली बात होगी कि अगर संधारित्र अगर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे इग्नोर करेंगे एक्स से, और यदि प्रेरक कुंडली के द्वारा तो बोलेंगे एक्सएल। क्या बोलेंगे? एक्सएल बोलेंगे बेटे, सही है। बहुत गर्मी हो रही है बेटा, पंखा इसलिए नहीं चलाते क्योंकि जब पंखा चलाते हैं तो पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, पंखा आवाज़ करता है तो वीडियो थोड़ा बेकार हो जाती है, इस वजह से गर्मी सहन कर लेते हैं। प्रतिघात हो गई बेटा। अब प्रतिबाधा पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। प्रतिबाधा क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिबाधा क्या पढ़ेंगे बेटे? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में क्या बोलेंगे? प्रतिरोध,
या संधारित्र, प्रतिरोध संधारित्र या संधारित्र प्रेरक कुंडली या संधारित्र प्रतिरोध तथा प्रेरक कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, या तो बेटा हो जाए प्रतिरोध और संधारित्र, प्रतिरोध और संधारित्र या संधारित्र और प्रेरक कुंडली, या फिर उसके बाद प्रतिरोध संधारित्र और प्रेरक कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में अगर उत्पन्न रुकावट अगर उत्पन्न होती है तो उस रुकावट को बोलते हैं प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में प्रतिरोध संधारित्र या संधारित्र प्रेरक कुंडली, संधारित्र प्रेरक कुंडली या प्रतिरोध के बाद संधारित्र या प्रेरक कुंडली के द्वारा, प्रेरक कुंडली के द्वारा उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबाधा बोलते हैं। प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अब डिनोट किससे करते हैं बेटा इसे? तो इसे लिखेंगे इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बोलेंगे इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर मात्रक की मैं बात करूं, इसका मात्रक क्या बनेगा? तो इसका मात्रक, इसका भी जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है? ओम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम, प्रतिघात का मात्रक भी ओम और प्रतिबाधा का मात्रक ओम ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना बेटे? तो इसका जो मात्रक होगा उस मात्रक को भी क्या बोलेंगे? ओम बोलते हैं। आई होप बात समझ आई होगी। अब मैं चलता हूं सीधे आर परिपथ पे। किस पे चलूंगा? प्रतिरोध परिपथ पे। इस प्रत्यावर्ती धारा के आर परिपथ पे चलेंगे। मतलब अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें आर प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, आर प्रतिरोध लगा हुआ, तो उसमें जो वोल्टता होगी और जो धारा है उसके बीच क्या कलांतर होगा? वो समान कला में होते हैं, नहीं होते? उसके बाद प्रतिरोध का मान क्या होता है? ये सारी बातें में फेजर आरेख क्या होता है? ठीक है, ये सारी बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बात कर लेते हैं। ठीक, आते हैं बेटे। एसी परिपथ में आर प्रतिरोध, ठीक है, एसी परिपथ में आर प्रतिरोध, एसी परिपथ में क्या होना चाहिए बेटा? आर परिपथ लगा होना चाहिए। क्या डायग्राम होगा इसका? बात कर लेते हैं बेटा इसके डायग्राम पे। बेटा इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से।
परिपथ होगा और इसके ही श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा देंगे, धारा स्रोत। ठीक है, क्या लगा देंगे ये बेटा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा देंगे, जो क्या होगा? B बराबर B0 साइन ओमेगा टी होगा। क्या होगा? जो क्या होगा बेटा यहाँ पे? B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं बेटा, इसे अच्छे से लिखेंगे। इसका जो मान होगा कितने का लगाए, तो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी होगा, जहाँ पे B क्या है बेटा? B होगा तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। वोल्टता का कौन सा मान है बेटे? तात्क्षणिक मान। B क्या बेटा? B यहाँ पे जो है, B को समझेंगे बेटा, ये जो B है ना, ये B जो है वो शिखर मान है। कौन सा मान है बेटा? शिखर मान है, शिखर मान। B जो है वो शिखर मान है। इसी B0 को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, B0 ना लिखकर B मैक्सिमम भी लिख देते हैं लोग। ठीक है, अब नहीं घबराएंगे, ये B मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम मतलब अधिक है, मिनिमम मतलब कम। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ से अब धारा प्रवाहित होगी ना होगी। अब धारा, ये तो R प्रतिरोध लगा हुआ, तो इसके अंदर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। धारा प्रवाहित होगी प्रतिरोध में, मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तो जब प्रतिरोध से गुजरेगी, ठीक है, तो एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो बोल, जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उस विभवांतर का मान निकाल के लेके आऊंगा मैं। ठीक है, और उस विभवांतर का मान निकालूंगा, वहां से मैं आगे की प्रोसेस करता हूँ और देखता हूँ क्या बन के आता है। सही है? हो और देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है, कैसे? इसके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसके श्रेणी क्रम में ही क्या लगा दिया? प्रतिरोध लगा दिया है। तो आप लिखेंगे धारा प्रवाहित होने पर, धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विभवांतर। तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से IR। B बराबर क्या होगा? यहाँ से IR होगा। अब क्या होगा बेटा? यहाँ से मैं अगर मैं चाहता हूं तो मैं यहाँ से क्या करूं? दूसरी बात है ये समझो, इसका जो वोल्टता का जो मान था वो ये है मेरे पास। ठीक है ना? है। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर मैं I का मान निकाल के लेके आता हूँ, I का मान, क्योंकि I का मान नहीं निकालना है मेरे पास, तो I बराबर मैं लिख लूंगा B बटे के R। लिख लूंगा। यहाँ से B की वैल्यू उठा कर रखेंगे, ये वाले मान जो है वो B का मान उठा कर रखेंगे, तो ये हो जाएगा B0 साइन ओमेगा टी बटे का R। तो इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ B0 बटे के R और साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या बनेगा? देखो ये जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा? I0। ये मान किसका हो जाएगा? ये मान जो हो जाएगा बेटा वो I0 का हो जाएगा मेरे पास, और बटे का साइन ओमेगा टी, और ये I के बराबर आया। तो देखो I यहाँ पे क्या है? ये तात्क्षणिक मान है, और ये भी वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। इस वाले समीकरण से देखो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। तो देखो बेटा दोनों में कला, साइन ओमेगा जो ओमेगा टी है वो कला को बताता है, कलांतर को बताता है। तो देखो दोनों में कलांतर कैसा? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ होता है, पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट पॉइंट है, एकदम नोट्स है, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जिस परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ होता है उस परिपथ में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? समान कला में होते हैं। ये नोट अच्छे से लिखना है बेटा आपको, नोट करके, कि जिस परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है, उसमें
उसमें क्या बेटा, उसमें आई व बी कैसे कला में होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। सही। तो जिस परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है, लगा होने के कारण उस परिपथ में आई और बी जो होते हैं वो समान कला में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। अगर यहाँ से आप बी का मान निकालो तो बी का मान निकालना क्या है, यहाँ से बी का मान अगर निकालना चाहो, प्रतिरोध का अगर मान निकालना चाहे तो प्रतिरोध का जो मान होगा वो प्रतिरोध का मान क्या होगा, आर बराबर बी बटे का आई। क्या होगा, बी बटे का आई, आर बराबर बी बटे का आई, यहाँ से प्रतिरोध का मान। अब इसका फेजर आरेख देख लेते हैं। फेजर आरेख का होता है इसका, फेजर आरेख, फेजर आरेख ठीक है। तो फेजर आरेख इस तरीके से बनाएंगे कुछ, ठीक है। और ये जो साइड होगी ये बताएगी वोल्टता के अधिकतम मान को, ठीक है। और समान कलाम में है तो इधर ही आई नोट होगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो फेजर आरेख हो जाएगा। ये किसका, धारा का फेजर आरेख है, इस तरीके से, ठीक है। ये फेजर आरेख बनेगा कब, जब प्रतिरोध लगाओ एसी परिपथ में, जब आर प्रतिरोध लगाओ, परिपथ प्रतिरोध लगा होता है तो उस समय इसका फेजर आरेख जो होता है वो ये होता है। और उस समय स्थिति में धारा और विभवांतर दोनों कैसे कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी मेरी। यदि बात समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और साथ ही साथ यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें मेरा। चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।